हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मैप एंड लैंडस्केपिंग का। इससे पहले भी मैं फिफ्थ सेमेस्टर का जो है कई वीडियोस डाल चुका हूँ एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन प्लेलिस्ट उनकी जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है पेपर कोड जो कि है 16153, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं AG 153। फिर उसके बाद आ जाता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग का। फिर इसमें टाइम बताया गया है 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और मैक्सिमम मार्क जो है 50 है। और नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार सभी खंडों को या खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला आ जाता है खंड सेक्शन ए या खंड आ, जिसमें बताया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। फिर उसके बाद चलते हैं, इसमें क्या बताया गया है नोट में कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का है। फिर उसके बाद आप लोगों को सेक्शन ए के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी खंड बा, जिसमें आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 7 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 150 वर्ड्स। निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है और उत्तर जो है 150 शब्दों से अधिक ना हो। ठीक है, इसमें भी ये जो लिखा है उत्तर 150 शब्दों से अधिक ना हो, ये अलग से हमने ऐड किया है, ये इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें आप चाहे जितना लिख सकते हैं, लेकिन 3 नंबर का है तो कितना लिख सकते हैं, तो 150 शब्द, 150 200 शब्द ऐसे लगभग लिख सकते हैं आप, 130 से 170 शब्द हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इसमें जो है सभी प्रश्न आप लोगों को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है खंड सा। फिर इसमें आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें बताया गया है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स। सभी 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने को रह गया है। ठीक है, जिसको चेंज नहीं कर पाया हूँ तो यहाँ पर 7 लिखा नहीं। ठीक है, तो हिंदी का जो है सही है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो। इसमें भी देखो शब्द सीमा हमने लिख दी है, लेकिन इसके क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को शब्द सीमा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनके आप लोगों को जो है 5 प्रश्न करने हैं। और बाकी सब्जेक्ट बाकी जो सेक्शंस हैं उनमें आप लोगों को पहले में जो है 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आपको 3 करने हैं, और दूसरे में आप लोगों को 7 मिलेंगे जिसके आपको 5 करने हैं, और तीसरे में जो है आप लोगों को 7 मिलेंगे जिसके आपको 5 करने हैं। ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों को सभी प्रश्न मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन ए आंसर्स, जो भी आंसर है सेक्शन ए के वो सभी मिल जाएंगे, जिसमें आ जाता है डिफाइन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन इंडिया। औषधीय एवं संगंधीय पौधों पर परिभाषित कीजिए भारतवर्ष में औषधीय एवं संगंधीय पौधों के महत्व एवं भविष्य की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। जिसमें आ जाता है औषधीय एवं संगंधीय पौधे, परिभाषा, महत्व एवं संभावनाएं। तो सभी चीजों के बारे में इसके वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आ जाता है भारत को विश्व का वनस्पति उद्यान कहा जाता है। यहाँ की जलवायु और जैव विविधता इसे औषधीय और संगंधीय पौधों के उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाता है। जिसमें बताया गया परिभाषा,
डिफिनेशन। इसमें बताया गया है कि औषधीय पौधे की जो है डिफिनेशन आ जाती है, वे पौधे जिनके किसी एक या एक से अधिक अंगों जैसे जड़, छाल, पत्ती, फूल या बीज में से ऐसे रसायन तत्व पाए जाते हैं जिनका उपयोग बीमारी के उपचार या स्वास्थ्य सुधार के लिए किया जाता है। उदाहरण नीम, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा। संगंधीय पौधे, ये वे पौधे होते हैं जिनमें विशेष प्रकार से सुगंधित तेल पाए जाते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थ को सुगंधित करने और चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण मेथा, पुदीना, लेमन ग्रास, गुलाब खास खस। फिर उसके बाद आ जाता है भारत में महत्व, तो जिसमें बताया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा। इसमें बताया गया है कि भारत की एक बड़ी आबादी आज भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों पर निर्भर है। ये पौधे सुरक्षित और कम दुष्प्रभाव वाले उपचार प्रदान करते हैं। आर्थिक लाभ में आ जाता है इन पौधों की खेती से किसानों को पारंपरिक फसलों धान, गेहूं को तुलना में अधिक लाभ होता है और इनका उपयोग दवा, साबुन, तेल और कॉस्मेटिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। फिर निर्यात क्षमता में आ जाता है भारत दुनिया भर में जड़ी बूटी और सुगंधित तेलों का एक प्रमुख निर्यातक है, जिसे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भविष्य की संभावनाएं, इसमें बताया गया भारत में औषधीय और संगंधी पौधों का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। बढ़ती वैश्विक मांग, इसमें बताया गया केमिकल फ्री और हर्बल उत्पादन की ओर बढ़ते वैश्विक झुकाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय जड़ी बूटियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। फिर बताया गया इसमें सरकारी प्रोत्साहन, सरकारी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB और आयुष मंत्रालय के माध्यम से इन पौधों की खेती के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। फिर इसके प्रसंस्करण उद्योग में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे प्रसंस्करण केंद्र संस्थापित करके रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। फिर बताया गया कि बंजर भूमि का उपयोग, कई औषधीय पौधे जैसे एलोवेरा और लेमन ग्रास कम पानी और खराब मिट्टी में भी उग सकते हैं, जिससे बंजर भूमि का उत्पादक बनाया जा सकता है। निष्कर्ष में बताया गया है कि औषधीय एवं संगंधीय पौधे न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से भी अपार क्षमता रखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि भूदृश्य उद्यानिकी को परिभाषित कीजिए। भूदृश्य स्थापित करने के सिद्धांतों का जो है वर्णन कीजिए। जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि भूदृश्य उद्यानिकी कला और विज्ञान का एक अनूठा संगम है, जिसमें किसी भूमि के टुकड़े पर प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह स्थान सौंदर्यपूर्ण, कार्यात्मक और पर्यावरण के अनुकूल बन जाए। सरल शब्दों में यह बाहरी स्थानों को सजाने और उन्हें उपयोगिता के योग्य बनाने की तकनीक है। फिर बताया गया है कि भूदृश्य स्थापित करने के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि एक प्रभावी और आकर्षक लैंडस्केप बनाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाता है। जिसमें आ जाता है एकता, यूनिटी, कि पूरे बगीचे में एक रूपता होनी चाहिए। सभी तत्व, पौधे, पत्थर, फर्नीचर एवं एक दूसरे के पूरक होने चाहिए ताकि वे अलग अलग टुकड़ों के बजाय एक संपूर्ण चित्र की तरह दिखे। इसे एक ही रंग योजना या थीम का दोहराकर प्राप्त किया जा सकता है। संतुलन में आ जाता है, बैलेंस में आ जाता है कि बगीचे में भार का वितरण समान होना चाहिए। यह 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। केंद्र के दोनों ओर समान डिजाइन जैसे मुगल गार्डन, और अनौपचारिक जैसे बिना समानता के भी दृश्य को संतुलित रखना। फिर आ जाता है अनुपात और पैमाना। इसमें बताया गया है कि पौधों और संरचनाओं का आकार उनके आसपास के स्थानिक और इमारतों के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक छोटे घर के समान बहुत बड़ा पेड़ या बड़ी मूर्ति लगाना अनुपात बिगाड़ सकता है। केंद्र बिंदु में बताया गया है कि हर लैंडस्केप में एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचे, जैसे कि एक सुंदर फव्वारा, कोई विशेष मूर्ति या रंगीन फसलों की क्यारी। फिर आ जाता है लय और दोहराव।
इसमें क्या बताया गया है कि किसी विशेष रंग, बनावट या आकार के पौधों को एक निश्चित अंतराल पर दोहराने से बगीचे में गति और लय पैदा होती है जो आंखों को सुकून देती है। फिर उसके बाद आ जाता है सरलता। इसमें बताया गया है कि अत्यधिक सजावट से बचना चाहिए। बहुत अधिक पौधों या रंगों का उपयोग दृश्य में अव्यवस्था पैदा कर सकता है। कम ही अधिक है, लेस इज मोर का सिद्धांत यह महत्वपूर्ण है। फिर बताया गया है कि बनावट में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की पत्तियों, रफ, स्मूथ, ग्लासी और पत्थरों का उपयोग करके बगीचे में गहराई और विविधता लाई जाती है। जिसमें निष्कर्ष में बताया गया है कि भूदृश्य उद्यानिकी केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए एक जीवित कलाकृति तैयार करना है। इन सिद्धांतों का सही उपयोग किसी भी साधारण स्थान को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकता है। फिर बताया गया है कि गुलाब अथवा ग्लैडियोल्स की खेती का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। इसमें बताया गया है कि गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। इसकी खेती न केवल सुंदरता के लिए बल्कि इत्र, गुलकंद और औषधीय गुणों के लिए भी की जाती है। नीचे गुलाब की उन्नत खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि जलवायु और भूमि। इसमें बताया गया है कि गुलाब के लिए धूप वाली जगह सबसे उत्तम होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इसके लिए दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। फिर उन्नत किस्मों में बताया गया है कि उपयोग के आधार पर गुलाब की कई किस्में, जिसमें आ जाता है हाइब्रिड टी, बड़े फूल जैसे ग्लैडिएटर, सोनिया। फिर आ जाता है फ्लोरीबंडा जिसमें आ जाता है गुच्छों में फूल जैसे बंजारा, नीलमणि। फिर आ जाता है सेंटिफोलिया जिसमें आ जाता है इत्र और गुलकंद के लिए। फिर आ जाता है खेत की तैयारी और रोपण। तो इसमें बताया गया है समय में आ जाता है कि उत्तर भारत में रोपण का सबसे सही समय सितंबर से अक्टूबर तक होता है। और तैयारी में बताया गया है 60 बाई 60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदकर उन्हें 15 दिन के लिए छोड़ दें। इसमें गोबर की खाद, नीम की खली और मिट्टी का मिश्रण भरें। फिर बताया गया है कि विधि में कि गुलाब का प्रसार मुख्य रूप से टी बीडिंग या कलम द्वारा किया जाता है। पौधों के बीच की दूरी किस्म के आधार पर 60 से 100 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। तो इसमें क्या बताया गया है कि पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए प्रति पौधा लगभग 5 से 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का मिश्रण एनपीके समय समय पर दें। फिर इसमें बताया गया है कि कटाई छटाई। इसमें आ जाता है कि यह गुलाब की खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फूल आने के बाद या सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर में पुरानी और सूखी टहनियों को काट देना चाहिए। इससे नए कल्ले निकलते हैं और फूलों की गुणवत्ता बढ़ती है। फिर इसमें बताया गया है कि सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। जिसमें बताया गया है कि गर्मियों में हर 5 से 7 दिन में और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। जिसमें आ जाता है जड़ों के पास जलभराव न होने दें, अन्यथा जड़ें सड़ सकती हैं। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। फिर आ जाता है कीट और रोग। इसमें बताया गया है कीट एफिड्स और थ्रिप्स उपचार, नीम का तेल या कीटनाशक। रोग में आ जाता है डाई बैक, ऊपर से सूखना और चूर्णनाशिता। इसके लिए कवकनाशी का प्रयोग करें। उपज में आ जाता है कि एक अच्छी तरह से प्रबंधित बगीचे से प्रति एकड़ हजारों की संख्या में फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। फूलों को सुबह के समय तोड़ना सबसे अच्छा रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों जापानी पुदीना का वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए। जापानी पुदीना, जैपनीज मिंट, जिसका वैज्ञानिक नाम मेंथा अरेबेनेसिस है। क्या है? मेंथा अरेबेनेसिस है। मुख्य रूप से इसके तेल और मेंथोल के लिए उगाया जाता है। भारत इसका एक प्रमुख उत्पादक है। इसकी वैज्ञानिक खेती के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। जिसमें बताया गया है कि जलवायु की मिट्टी में आ जाता है जलवायु कि इसे अच्छी धूप और मध्यम वर्षा वाली जलवायु की आवश्यकता होती है और वृद्धि के समय मौसम और कटाई के समय शुष्क मौसम उत्तम रहता है। फिर जिसमें बताया गया है मिट्टी में बताया गया है कि जल निकासी वाली दोमट या मटियार दोमट मिट्टी जिसमें जैविक कार्बन प्रचुर मात्रा में हो सबसे अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान
6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जिसमें आ जाता है उन्नत किस्में। उन्नत किस्में में आ जाता है कि वैज्ञानिक विधि से अधिक पैदावार लेने के लिए कोशी, हिमालय, सक्षम, कुशल और गोमती जैसी किस्मों का चयन करना चाहिए। ये किस्में अधिक तेल और मेंथॉल प्रतिशत प्रदान करती हैं। जिसमें आ जाता है खेत की तैयारी और बुवाई। तैयारी में आ जाता है कि खेत को 2 से 3 बार जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए और खरपतवार मुक्त कर रखना चाहिए। समय में बताया गया है कि बुवाई का समय सही समय 15 जनवरी से 15 फरवरी तक होता है। और विधि में आ जाता है कि इसकी बुवाई शकर्ष या जड़ों के माध्यम से की जाती है। 400 से 500 किलोग्राम शकर्ष प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते हैं। इन्हें 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी नालियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। फिर बताया गया है कि खाद एवं उर्वरक। इसमें आ जाता है कि बुवाई से पहले 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। रासायनिक उर्वरकों में प्रति हेक्टेयर लगभग 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में बुवाई पहली और दूसरी कटाई के बाद देना चाहिए। फिर जिसमें आ जाता है सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। जिसमें सिंचाई में बताया गया है कि गर्मियों में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर नियमित सिंचाई आवश्यक है। फिर निराई गुड़ाई में बताया गया है कि बुवाई के 30 से 40 दिनों के भीतर पहली निराई गुड़ाई जरूरी है, ताकि फसल खरपतवार से बची रहे। और सिम्बार जैसे शाकनाशी का प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर कटाई और उपज में आ जाता है कि कटाई। पहली कटाई बुवाई के 100 से 120 दिनों बाद की जाती है, जब पौधों में फूल आने शुरू हो। दूसरी कटाई पहली कटाई के 70 से 80 दिनों के बाद होती है और औसतन 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हरी पत्तियां प्राप्त होती हैं, जिनसे लगभग 150 से 200 किलोग्राम तेल निकलता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि ग्वार पाठा अथवा ईसबगोल की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए। यहाँ बताया गया है कि यहाँ ईसबगोल की वैज्ञानिक खेती का विस्तृत वर्णन दिया गया है, जो अपनी औषधि भूसी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें बताया गया है कि ईसबगोल की वैज्ञानिक खेती। ईसबगोल प्लांटेगो ओवेटा एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। भारत इसके उत्पादन और निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसकी खेती मुख्य रूप से रबी सर्दियों के मौसम में की जाती है। जलवायु एवं भूमि। इसमें बताया गया है कि ईसबगोल के लिए शुष्क और ठंडी जलवायु सर्वोत्तम होती है। फसल पकते समय मौसम का साफ होना और अनिवार्य, क्योंकि कटाई के समय बारिश होने पर बीज झड़ जाते हैं और गुणवत्ता खराब हो जाती है। जिसमें बताया गया है कि मिट्टी में आ जाता है कि जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है और मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 के बीच होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है खेत की तैयारी और बुवाई। जिसमें बताया गया है तैयारी में आ जाता है कि मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 2 से 3 बार जुताई करें और अंतिम जुताई के समय क्यारियां बना लेनी चाहिए, ताकि सिंचाई में आसानी हो। और समय में बताया गया है कि बुवाई के लिए नवंबर का प्रथम पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर सबसे उपयुक्त है। फिर उसके बाद बताया गया है बीज दर में बताया गया है कि प्रति हेक्टेयर लगभग 4 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और बुवाई से पहले बीजों को कवकनाशी जैसे कार्बोंडाजिम से उपचारित करना चाहिए। फिर उसके बाद बताया गया है कि खाद और उर्वरक में बताया गया है कि चूंकि यह एक औषधीय फसल है, इसमें जैविक खाद का महत्व अधिक है और 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालें। जिसमें बताया गया है कि रासायनिक उर्वरक के रूप में 30 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। इसमें आ जाता है सिंचाई में बताया गया है कि पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद करें और कुल 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे कि फूल आने और दाना बनने के समय नमी बनी रहे। फिर बताया गया है कि खरपतवार में बताया गया है कि बुवाई के 20 से 25 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई अवश्य कर लें। फिर बताया गया है कि रोग एवं कीट नियंत्रण। जिसमें बताया गया है कि सबसे प्रमुख रोग तुलसीता डाउन मिल्ड्यू है और इससे बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। जिसमें बताया गया है कि कटाई और उपज में बताया गया है कि कटाई जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएं और ऊपरी सिरे स्पाइक्स दबाने पर लाल भूरे दिखने लगे, तब फसल काट लेनी चाहिए। यह आमतौर पर मार्च अप्रैल में तैयार होती है और उन्नत तकनीकों में 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होते हैं, जिससे लगभग 25 से 30% भूसी निकलती है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आ जाता है पुष्प फसलों में मूल्यवर्धन।
पुष्प फसलों में मूल्यवर्धन। इसमें क्या बताया गया है कि पुष्प उत्पादन फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में मूल्यवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फूलों के वास्तविक स्वरूप या गुणों में बदलाव करके उनकी उपयोगिता और बाजार मूल्य को बढ़ाया जाता है। यह किसानों की आय दोगुनी करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। फिर जिसमें बताया गया है कि पुष्प फसलों में मूल्यवर्धन के मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं, जिसमें आ जाता है ताजे फूलों का प्रसंस्करण। इसमें बताया गया है कि गुलदस्ते और पुष्प विन्यास। इसमें आ जाता है कि सादे फूलों को आकर्षक बुके, बास्केट और बेनिस में सजाकर ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है। फिर मालाएं और गजरे। इसमें बताया गया पारंपरिक कार्यों के लिए फूलों से मालाएं, गजरे और वेणी बनाना प्राथमिक मूल्यवर्धन है। फिर बताया गया है कि सुखाए हुए फूल। तो सुखाए हुए फूलों में बताया गया है कि गुलाब, गेंदा और हाइड्रेजिया जैसे फूलों को सुखाकर उनसे उनसे ड्राइड फ्लावर डेकोरेशन, ग्रीटिंग कार्ड और फोटो फ्रेम बनाए जाते हैं। इनका बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा होता है। जिसमें आ जाता है औद्योगिक उत्पाद। इसमें बताया गया है कि सुगंधित तेल में बताया गया है कि गुलाब, चमेली और रजनीगंधा से इत्र और तेल निकालना। जिसमें आ जाता है प्राकृतिक रंग। इसमें बताया गया है कि गेंदा जैसे जैसे फूलों से प्राकृतिक रंग और ल्यूटिन निकाला जाता है, जिसका उपयोग खाद्य और कपड़ा उद्योग में होता है। जिसमें बताया गया है कि गुलकंद और गुलाब। जिसमें बताया गया है कि गुलाब की पंखुड़ियों में खाद्य पदार्थ और सौंदर्य प्रसाधन तैयार करना। फिर निष्कर्ष में आ जाता है मूल्यवर्धन न केवल फूलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। यह साधारण खेती को एक लाभकारी व्यवसाय में बदल देता है। जिसमें बताया गया है कि अश्वगंधा तथा सदाबहार के औषधीय उपयोग। इसमें बताया गया है कि अश्वगंधा और सदाबहार भारतीय आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधियां हैं, और इनका संक्षिप्त वर्णन और औषधीय उपयोग नीचे दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि अश्वगंधा को भारतीय भारतीय जिनसेंग कहा जाता है और इसका मुख्य उपयोग शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए किया जाता है। जिसमें आ जाता है तनाव की चिंता। इसमें बताया गया है कि यह कोर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर को कम कर मानसिक शांति प्रदान करता है। शारीरिक शक्ति में बताया गया है कि यह मांसपेशियों की वृद्धि, ताकत और स्टेमिना बढ़ाने में सहायक है। और नींद में सहायक कैसे है कि अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह एक प्राकृतिक उपचार है। जिसमें आ जाता है सदाबहार में बताया गया है कि सदाबहार का पौधा न केवल सजावट के एक काम में आता है, बल्कि इसमें इसमें जटिल रोगों से लड़ने के गुण होते हैं। और मधुमेह में बताया गया है कि इसकी पत्तियों का रस रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में प्रभावी माना जाता है। कैंसर उपचार में बताया गया है कि इसमें विनक्रिस्टन और विनब्लास्टिन जैसे एल्कलाइड्स पाए जाते हैं, जिनका उपयोग ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्तचाप में बताया गया है कि यह उच्च रक्तचाप को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। और नोट में आ जाता है कि इन औषधियों का सेवन हमेशा किसी विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। फिर आ जाता है कार्तिक पुष्प एवं खुले पुष्प में अंतर। कर्तित पुष्प एवं खुले पुष्प में अंतर। इसमें क्या बताया गया है कि कर्तित पुष्प और खुले पुष्प बागवानी के दो मुख्य प्रकार हैं। इनके बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है कि मुख्य अंतर में बताया गया एक विशेष परिभाषा, उपयोग, उदाहरण और भंडारण, बाजार मूल्य। फिर आ जाता है कार्तिक पुष्प और खुले पुष्प, इन दोनों में अंतर क्या बताया गया है कि ये वो फूल होते हैं जिन्हें उनकी लंबी ठंडी डंडी के साथ काटा जाता है। खुले फूल में वे होते हैं ये फूल बिना डंडी के केवल पुष्पकली के रूप में तोड़े जाते हैं। और कर्तित पुष्प, इनका उपयोग गुलदस्ते, फ्लावर वाज और सजावट में होता है। और खुले पुष्प का इनका उपयोग माला बनाने, धार्मिक पूजा और रंगोली में किया जाता है। फिर आ जाता है उदाहरण में गुलाब और लॉन्ग स्टेम और जरबेरा, कार्नेशन, लिल। और इसमें आ जाता है गेंदा, चमेली, सोगरा, देसी गुलाब। और भंडारण में आ जाता है इन्हें ताजगी बनाए रखने के लिए पानी में रखा जाता है और इन्हें टोकरियों या सूती बोरों में खुला रखा जाता है। फिर बाजार मूल्य में बताया गया है कि इनका प्रति फूल मूल्य अधिक होता है और ये निर्यात के लिए बेहतर है। फिर आ जाता है ये वजन केजी के हिसाब से बिकते हैं और स्थानीय बाजार में अधिक लोकप्रिय है।
फिर निष्कर्ष में बताया गया है कि जहाँ कर्तित पुष्प अपनी लंबी डंडी और दिखावट के कारण आंतरिक सज्जा के लिए पसंद किए जाते हैं, वहीं खुले पुष्प भारतीय संस्कृति में पारंपरिक और धार्मिक कार्यों में अनिवार्य है। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गुलदाउदी की प्रवर्धन तकनीक। इसमें क्या बताया गया है कि गुलदाउदी का प्रवर्धन मुख्य रूप से कायिक विधियों द्वारा किया जाता है ताकि मात्र पौधों के गुणों को सुरक्षित रखा जा सके, और इसकी प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं, जिसमें आ जाता है शर्करा द्वारा प्रवर्धन। इसमें बताया गया है कि यह सबसे सरल और प्रचलित विधि है, और इस मुख्य पौधे के आधार से निकलने वाले छोटे पौधों को संकर कहते हैं। फिर प्रक्रिया में आ जाता है कि पुराने फूल आने के बाद पौधे को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाता है, और फरवरी मार्च में आधार से नए संकर निकलते हैं। फिर रोपण में आ जाता है, इन्हें सावधानी से अलग करके नई क्यारियों में लगाया जाता है। कलम में आ जाता है तना कलम द्वारा प्रवर्धन। इसमें क्या होता है कि व्यावसायिक स्तर पर उत्तम गुणवत्ता वाले फूलों के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ है, और समय में बताया गया है कि इसके लिए जून जुलाई का समय सबसे उपयुक्त होता है। और प्रक्रिया में स्वस्थ पौधे के ऊपर हिस्से में 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी टर्मिनल कटिंग ली जाती है। नीचे की पत्तियों को हटाकर इन्हें वालू प्रो ट्रे में लगाया जाता है। जड़ें विकसित होने के लिए IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है उत्तक संवर्धन। इसमें बताया गया है कि रोग मुक्त और बड़ी संख्या में पौधे तैयार करने के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं में इस तकनीक का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद बताया गया है कि सुझाव में कि रोपण के समय मिट्टी में उचित जल निकासी और कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए ताकि डैम्पिंग ऑफ जैसी बीमारी से बचा जा सके। जिसमें आ जाता है गुलाब में विंटरिंग। इसमें बताया गया है कि गुलाब में विंटरिंग एक महत्वपूर्ण बागवानी प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से पौधों को सर्दियों के दौरान सुसुप्तावस्था में ले जाने और बेहतर फूल प्राप्त करने के लिए किया जाती है। भारत के मैदानी इलाकों में यह प्रक्रिया आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर के बीच अपनाई जाती है। जिसमें बताया गया है कि विंटरिंग की प्रक्रिया में बताया गया है कि जड़ों की खुदाई में आ जाता है कि सबसे पहले गुलाब के पौधे के चारों ओर मिट्टी को लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक हटा दिया जाता है, और जिससे उनकी महीन जड़ें दिखने लगें। और सुखाना में बताया गया है कि इन जड़ों को 2 से 3 दिनों के लिए धूप में खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे मिट्टी की नमी कम हो जाती है और पौधा अपनी वृद्धि रोक कर आराम की स्थिति में चला जाता है। फिर कटाई छटाई में बताया गया है कि इस दौरान सूखी और रोगग्रस्त टहनियों की छटाई भी की जाती है। जिनमें आ जाता है खाद दाना। इसमें बताया गया है कि अंत में जड़ों को नई उपजाऊ मिट्टी और पुरानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण से ढक दिया जाता है, और भरपूर पानी दिया जाता है। फिर इसमें आ जाता है कि यह प्रक्रिया पौधे को अगले सीजन में बड़े और चमकीले फूल पैदा करने के लिए तैयार करती है। फिर इसमें आ जाता है कि मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है और हानिकारक कीटों का नाश होता है। जिसमें बताया गया है पुष्पीय झाड़ियाँ। इसमें क्या बताया गया है कि पुष्पीय झाड़ियाँ किसी भी बगीचे या परिदृश्य की जान होती है। ये न केवल पर्यावरण को सुंदर बनाती हैं बल्कि अपनी सुगंध और रंगों से मानसिक शांति भी प्रदान करती हैं। मुख्य विशेषताएं हैं इसकी कि स्थायित्व में आ जाता है कि ये 12 मासी होती हैं और जो साल दर साल बगीचे की शोभा बढ़ाती है। इसमें बताया गया है कि विविधता में आ जाता है कि ये विभिन्न आकारों, रंगों और खुशबू में आती है। फिर कम रख रखाव में आ जाता है। पेड़ों की तुलना में इन्हें संभालना आसान होता है और छोटे छोटे स्थानों के लिए आदर्श है। फिर उसके बाद बताया गया है कि लोकप्रिय पुष्पीय झाड़ियाँ। इसमें आ जाता है कि भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख झाड़ियाँ निम्नलिखित हैं कि गुड़हल में आ जाता है कि यह अपने बड़े और चमकदार फूलों के लिए जाना जाता है। यह लगभग पूरे साल फूल देती है। फिर आ जाता है चांदनी में आ जाता है कि इसके सफेद फूल रात में चमकते हुए प्रतीत होते हैं और बगीचे को शांत लुक देते हैं। फिर बोगनवेलिया में बताया गया है कि यह एक कठोर झाड़ी जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है और इसकी रंगीन वृक्ष बेहद आकर्षक होती है। और कनेर में बताया गया है कि यह धूप पसंद करने वाली झाड़ी होती है और जिसमें गुलाबी, लाल या पीले रंग के फूल आते हैं। और मोगरा में बताया गया है कि अपनी मनमोहक सुगंध के लिए प्रसिद्ध यह झाड़ी गर्मियों में खूब फूल देती है। फिर उपयोग में आ जाता है कि ये
झाड़ियां हेज बाड़ बनाने, प्राइवेसी बनाए रखने और तितलियों व पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। और सही छटाई और धूप के साथ ये आपके घर के बाहरी हिस्सों को एक जीवंत स्वर्ग में बदल बदल सकती है। फिर बताया गया सिट्रोनेला के तेल निकालने की तकनीक। इसमें क्या आ जाता है कि सिट्रोनेला घास से तेल निकालने की सबसे प्रभावी और प्रचलित विधि है आसवन भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ताजी या हल्की सूखी घास का उपयोग किया जाता है। फिर बताया गया निष्कर्षण की मुख्य प्रक्रिया। इसमें आ जाता है घास की तैयारी में आ जाता है सबसे पहले सिट्रोनेला की पत्तियों को काट कर उन्हें थोड़ा सुखाया जाता है और इससे नमी कम हो जाती है और तेल निकालने में आसानी होती है। फिर बताया गया भाप जनन में बताया गया है कि एक बड़े बॉयलर या टैंक में को भरकर नीचे से भाप प्रवाहित की जाती है। यह गर्म भाप पत्तियों के अंदर मौजूद तेल की ग्रंथियों को तोड़ देती है। फिर वाष्पीकरण में बताया गया है कि तेल भाप के साथ मिलकर वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। फिर बताया गया संघनन। इसमें बताया गया है कि इस मिश्रण को एक कंडेंसर से गुजारा जाता है जहां ठंडा पानी भाप और तेल के मिश्रण को वापस तरल रूप में बदल देता है, जिसमें आ जाता है। फिर पांचवा क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है, इसमें बताया गया पृथक्करण में आ जाता है चूंकि तेल पानी से हल्का होता है इसलिए वह सतह पर तैरने लगता है और आयल सेपरेटर की मदद से शुद्ध तेल को पानी से अलग कर लिया जाता है। फिर बताया गया है महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आ जाता है समय में आता है कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 4 घंटे लगते हैं और उपज में औसतन 100 किलोग्राम घास से लगभग 0.8 से 1.2% तक तेल प्राप्त होता है। फिर उपयोग में आ जाता है बचे हुए घास के कचरे का उपयोग जैविक खाद या ईंधन के रूप में किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है ईसबगोल के उपाय। इसमें क्या बताया गया है कि ईसबगोल सेक्शन सी में आ जाता है। दोस्तों ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ईसबगोल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। कौन से हैं कि पाचन में सुधार, यह कब्ज को दूर करने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपाय है। जिसमें बताया गया है कि दस्त में राहत, दही के साथ लेने पर यह दस्त में रोकने में मदद करता है और वजन घटाने में यह पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और जिससे भूख कम लगती है। और कोलेस्ट्रॉल और शुगर में बताया गया है कि यह हृदय स्वास्थ्य के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 2 पुष्पीय लताएं। इसमें बताया गया है कि यह 2 प्रमुख पुष्पीय लताओं के नाम और उनकी विशेषताएं दी गई हैं। जिसमें आ जाता है अपराजिता और मधुमालती। अपराजिता में बताया गया है कि इसे विष्णुकांता भी कहा जाता है और इसके फूल नीले या सफेद रंग के होते हैं। यह बेल न केवल दिखने में सुंदर है बल्कि औषधि और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है माना जाता है। फिर मधुमालती में बताया गया है कि इसे रंगून क्रीपर भी कहा जाता है। इसके फूलों का रंग सफेद से गुलाबी और फिर गहरा लाल हो जाता है और भीनी भीनी खुशबू बिखेरता है। फिर आ जाता है रजनीगंधा लगाने का समय एवं रोपण दूरी। इसमें बताया गया है कि रजनीगंधा ट्यूब रोज लगाने की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। इसमें बताया गया है लगाने का समय। इसमें आ जाता है रजनीगंधा के कंद लगाने का सबसे उपयुक्त समय मार्च से अप्रैल का महीना होता है। दक्षिण और पश्चिम भारत में इसके साल में कभी भी लगाया जा सकता है। फिर आ जाता है रोपण दूरी। इसमें बताया गया है कि अच्छी वृद्धि के लिए कंदों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 20 से 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। फिर आ जाता है चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि खस, नींबू घास तथा सतावर के उपयोगी भाग। इसमें बताया गया है कि यहाँ इन तीनों औषधीय पौधों के उपयोगी भागों का संक्षिप्त विवरण है। जिसमें बताया गया है कि खस में आ जाता है कि इसकी जड़ें सबसे महत्वपूर्ण है जिनसे सुगंधित तेल और शरबत बनाया जाता है। फिर आ जाता है नींबू घास। इसमें बताया गया है कि इसके पत्ते उपयोगी है जिनका उपयोग चाय और औषधि तेल निकालने में होता है। फिर आ जाता है सतावर। इसमें बताया गया है कि इसकी जड़ें कंद मुख्य भाग हैं जिनका उपयोग शक्तिवर्धक औषधि के रूप में किया जाता है। फिर आ जाता है लिलियम तथा कार्नेशन की प्रमुख किस्में। इसमें बताया गया है कि लिलियम इसकी प्रमुख किस्मों में से एशियाटिक जैसे कनेक्टिकट किंग, मोटे निग्रो, ओरिएंटल जैसे
कासाब्लैंका स्टारगेजर और लॉन्गीफ्लोरम ईस्टर लिली शामिल है। फिर आ जाता है कार्नेशन। कार्नेशन में बताया गया है कि इसकी मुख्य किस्में स्टैंडर्ड जैसे मास्टर डोनसेला और स्प्रे जैसे नोर एडा टिवेरियो है। इन्हें लाल, गुलाबी, पीले और सफेद रंगों के लिए उगाया जाता है। फिर आ जाता है रोज आयल। रोज आयल में बताया गया है कि गुलाब का तेल रोज ऑयल अपनी मनमोहक खुशबू और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे ताजे ताजे गुलाब की पंखुड़ियों से भाप आसवन द्वारा निकाला जाता है, जिसे गुलाब जल भी कहा जाता है। और इसे आ जाता है कि उपयोग उपयोग में बताया गया है कि इसका मुख्य उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधनों और अरोमाथेरेपी में तनाव कम करने के लिए होता है। फिर आ जाता है त्वचा के लाभ। इसमें बताया गया है कि यह त्वचा को कोमल बनाने और निखारने में सहायक होता है। और फिर बताया गया है कि गेंदे के फूल में मूल्यवर्धन। इसमें बताया गया है कि गेंदे के फूल में मूल्यवर्धन के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। इसमें आ जाता है प्रसंस्करण, फूलों को सुखाकर ल्यूटीन और प्राकृतिक रंग निकालना, जिसका उपयोग खाद्य और दवा उपयोग में होता है। उत्पाद निर्माण में बताया गया है कि मालाओं के अलावा अगरबत्ती, हर्बल, गुलाब इत्र और आवश्यक तेल बनाना। फिर आ जाता है पोल्ट्री फीड। मुर्गियों के चारे में सूखे फूल मिलाना ताकि अंडों की जर्दी का रंग बेहतर हो सके। फिर बताया गया है इन तरीकों से किसान अपनी आयु को 3 से 4 गुना बढ़ा सकता है। फिर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो है आप लोगों को चैनल लिंक्स दी गई है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल लिंक और यूट्यूब चैनल लिंक और इंस्टाग्राम चैनल लिंक। आप चाहे तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।